नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेस टू फेस के हर अंक में कोई ना कोई नई शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होती है और हम अपने जम्मू कश्मीर की जनता को उनके विचारों से अवगत करवाते हैं। आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जम्मू कठुआ रेंज के डीआईजी साहब, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और ट्रैफिक का भी पदभार इन्हीं के पास है जम्मू प्रोविंस का, जनाब अशकूर वानी साहब। हम इनसे जानेंगे कि किस किस तरीके से ये अपनी अच्छी सुविधाओं से हमारी जम्मू की जनता को अवगत करवाएंगे और उनको अच्छी सुविधाएं देंगे। जी अशकूर वानी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले अशकूर वानी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब इस आए दिनों में आप देख रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं जो हैं वो काफी ज्यादा हो रही हैं। इन सब चीजों पे नकेल लगाने के लिए, क्योंकि आपका एरिया वो पड़ता है जम्मू कठुआ रेंज का, जहां से सुना है कि वो एंटर कर रहे हैं, इन सब चीजों पे अच्छे तरीके से नकेल लगाने के लिए क्या क्या आपने कदम उठाए हैं ताकि हमारी जम्मू की जनता को कोई नुकसान ना हो जान माल का? देखिए, इन्फिल्ट्रेशन जो है ये एक बहुत पुराना सब्जेक्ट है। पिछले 25-30 सालों से हम देख रहे हैं कि हर साल इससे जूझना पड़ता है, जो इन्फिल्ट्रेशन है। जी, इन्फिल्ट्रेशन अगर आप बात करते हैं तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर से भी होती है, एलओसी से भी होती है। जम्मू वाले प्रोविंस में हमारे जितना इंटरनेशनल बॉर्डर है अखनूर तक, यहाँ परेशानी होती है। फिर आगे एलओसी है। उसी तरह से कश्मीर में साल का जो बेस्ट पार्ट होता है कि कश्मीर में मौसम सरमा में, मौसम गर्मा में कोशिश होती है और जम्मू में सरमा में होती है। समर, विंटर और समर का चक्कर रहता है। जी, पहले जो होते थे उसके डायमेंशन बहुत थे कि जो जम्मू से इन्फिल्ट्रेट होगा वो फिर कहाँ जाएगा, अंदर जाके किस एरिया में जाके गड़बड़ करेगा, किस एरिया में ज्वाइन करेगा, उसको कितनी सपोर्ट होगी, वो सारा मैटर करता था। जी, अब पिछले जो सिचुएशन इंप्रूव हुई तो आपने देखा कि अब जम्मू प्रोविंस में अगर हम मिलिटेंटों की बात करें तो पूरे प्रोविंस में गिनती में इस वक्त 8-10 के करीब मिलिटेंट पुंछ से लेके किश्तवाड़ तक गिनती में आते हैं। वो भी दिखते नहीं हैं, हिंटरलैंड में फोर्सेस उनका पीछा कर रही होती हैं, ढूंढ रही हैं, हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आपका छोटे शब्दों में कहना कि बड़ी छुटपुट सी घटनाएं कोई ऐसी हुई हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं। लेकिन चले, ये चीजें तो सब मीडिया वालों ने भी पूछी होंगी और क्या हुआ होगा, लेकिन मेरा प्रश्न इससे थोड़ा हटके है आगे आने वाला। जी अशकूर वानी साहब, आप इस समय जम्मू कठुआ की रेंज को संभाले हुए हैं। देखा जाए तो जो हमारा जवान है, जो उन मिलिटेंट से जूझता है, वो भी एक इंसान है। जब फायर चलता है, जब ग्रेनेड ब्लास्ट होता है, तब उसका भी दिल दहकता है। उसके वेलफेयर के लिए क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने की हैं ताकि उन लोगों को भी एकोमोडेट किया जा सके अच्छे से, क्योंकि है तो वो भी इंसान। देखिए, ये जो आप जम्मू कठुआ और सांबा की बात करते हैं, बिलखसूस इस इंटरनेशनल बॉर्डर पे, तो जो हमारा मैकेनिज्म है, जी, बीएसएफ पहले बॉर्डर में, फ्रंट लाइन में, इंटरनेशनल बॉर्डर पे डिप्लॉयड है। बीएसएफ का एक अपना सेट सिक्योरिटी सिस्टम है जिसके अंदर वहाँ फेंसिंग कैसे लगी हुई है, जवान ने पहनना क्या है, क्या लगाना है, कैसा बंकर है, कैसे उसने रहना है, वो हर एक चीज हर महीने हर वक्त रिव्यू होता रहता है। उसके पीछे आर्मी लगी है, उसके पीछे पुलिस वाले हैं। तो हम लोग जो है बिल्कुल तीसरे नंबर पे बैठे होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि बॉर्डर के साथ कोई भी छेड़खानी हो ही नहीं, और अगर होती है तो हम भी उन नालों को, उन सड़कों को जो बॉर्डर से नेशनल हाईवे टच करती है। मेरा प्रश्न दूसरा था कि हमारे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं, जैसे मिलिटेंट्स का ठिकाना 2 बार जो रहा है वो थानों में ही रहा है। दिल दहलता है हमारे जवानों का, ठीक है, जो उनको आमना सामना करते हैं जब समय आता है। तो उनके वेलफेयर के लिए भी क्या क्या अच्छी सहूलियतें की गई हैं? वो मैं आपको बताऊं कि जब भी सिक्योरिटी रिव्यू होता है तो हम थाने के अंदर के बंकर कैसा हो, पहली चीज के वहां जहां जो भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसमें किसी भी सुइसाइडल या बाकी किसी भी अटैक से निपटने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं कि बंकर हो, उसके बाद उसमें बैरियर लगा हो, फिर उसमें संतरी कहाँ खड़ा हो, अगर एक संतरी है तो उसको कवर संतरी कहाँ हो, वो सारी चीजें जो है एक ड्रिल में मौजूद होती हैं, वो उस तरह से रहता है। फिर
इंडिविजुअल जो सिक्योरिटी दी जाती है कि हमारा जवान है वो पहनेगा क्या, उसका बीपी पटका कैसे होगा, उसके चेस्ट के ऊपर वो बीपी जैकेट कैसे होगी, तो वो सारी चीजें ओवर द पीरियड मैंने वो तैयार किया हुआ है। क्या लगता नहीं है कि जिस तरीके से आर्मी में अच्छी सुविधाएं हैं, बीएसएफ में अच्छी सुविधाएं हैं, खैर वो होम डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन आप के जरिए उन तक आवाज पहुंचानी जानी चाहिए या नहीं? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं आर्मी हो बीएसएफ हो, उसी तरह का मिलता जुलता सिस्टम है वेलफेयर का जो पुलिस में भी है। थोड़ा सा फर्क रहता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल टाइप पे होता है, वरना हर एक फैसिलिटी उतनी ही ला पाके दी जाती है। जी बिल्कुल जी। अब दूसरे प्रश्न की तरफ आए तो देखा जाए कि हमारे जम्मू में इस समय जो हमारा जम्मू खासकर और कठुआ रेंज आपके पास है, हमारा नौजवान तबका जो है वो इस समय नशे की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इन सब चीजों पे नकेल लगाने के लिए आपने क्या नए कदम उठाए हैं? देखिए, ये जो नारकोटिक्स का, ड्रग्स की हम बात करते हैं तो ये पिछले 5-6 सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा फैल रहा है जी। और पहले तो हम ये देखते थे कि ये बनते कहाँ हैं जी, कैप्सूल बन के आते हैं, पंजाब से आते हैं, बाकी जगहों से आते हैं, बट ऑफ लेट ये देखा गया है कि ड्रग्स में तरह तरह की चीजें आ गई, कैप्सूल आ गई, फिर उसके साथ हीरोइन आ गई, चरस आ गई, तो एक मल्टी प्रॉन्ग टाइप प्रॉब्लम आ गई। उसी को हैंडल करने के लिए भी अब जो है पंजाब पुलिस इन्वॉल्व है कि हम उनसे भी बात करते हैं, हिमाचल की पुलिस से भी बात करते हैं, इकट्ठे मीटिंगें भी होती हैं और उनमें हमारा एक तो बड़ी कोशिश रहती है कि होलसेलर जो है उसको कैसे काबू में लाया जाए। फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएटर हैं, वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, सप्लायर टाइप हैं, उनको हैंडल करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। फिर उसके चलते जो कंज्यूमर लेवल पे आउटलेट है कि छोटी छोटे कोई पॉइंट्स हैं जहां से कंज्यूमर लेता है और उसको इस्तेमाल करता है, उस पे भी हमारी नजर रहती है। लेकिन ये समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें इन्वॉल्व है और इसको हैंडल करने के लिए जरूरी रहता है कि सारे लोग इकट्ठे होके, समाज का भी एक तबका जो इसमें इन्वॉल्व है वो नजर रख के भी पुलिस को इस्तेमाल करे। कंज्यूमर से लेके हमें सारे मॉनिटर करने पड़ेंगे होलसेलर और उसके लिए सिर्फ पुलिस जो है, क्या जहां से ये बनता है वानी साहब, उसको ही नस्ते नाबूद नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको इसलिए कहा कि ये सारी चीजें इतनी फैल चुकी हैं कि इनको खत्म करने के लिए भी जब तक सोसाइटी मल्टी प्राउंड स्ट्रेटेजी में आगे नहीं आएगी ना, तब तक एक जगह आप एक प्रॉब्लम को हिट करोगे, दूसरी जगह से दूसरी पैदा हो जाएगी। तो इसको इकट्ठा लेके जब चलाएंगे हम, वो तभी हो सकता है कि समाज जहां नोटिस लेता है वो वहां कितना रिएक्ट करता है और इंस्टीट्यूशन को रिएक्ट करवाता है। देखिए, पुलिस अपने लेवल पे तो हर वक्त लगी रहती है कि इस प्रॉब्लम से कैसे लोगों को छुटकारा दिलाया जाए, लेकिन जिस दिन समाज भी इन्वॉल्व हो जाएगा कि किसी नुक्कड़ में ना बिके, किसी गली में ना बिके, जहां बिकता है वहां समाज नोटिस लेता है, इन्फॉर्म करे और उसमें एक्शन हो। जी बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है वानी साहब कि जिस तरीके से आपकी तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कहा जाता है, पीपल फ्रेंडली का एक नारा दिया जाता है, तो किस तरीके से आप पीपल फ्रेंडली होना चाहते हैं? क्या लोगों से आप चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कि अच्छा किया जाए ताकि समाज में क्राइम को, हर बुरी चीज को खत्म किया जा सके? देखिए, कम्युनिटी पुलिसिंग 21वीं सदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है कि पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग हो, लोग जो है वो पुलिस से खुद मिले जुलें और पूरी अपनी प्रॉब्लम सुनाएं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा, जहां तक महकमे की कोशिश रहती है, आप देखिए कि सेवरल करोड़ रुपए एक साल में लगाए जाते हैं इसी एक्सरसाइज में, सिविक एक्शन एक्टिविटी, लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, लोगों को इकट्ठे करके एक प्लेटफॉर्म जनरेट करो जिसमें लोग बेटर पुलिस को अंडरस्टैंड करें। जी, वो एक प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं जहां लोग मिलते हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल थ्रस्ट है एरिया इस में पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग में, वो ये है कि थाना और चौकी लेवल पे, ग्राउंड पे यहाँ लोग कनेक्ट हो रहे हैं जी, वहां आप लोगों के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर जो हमारा सिपाही है वो कितना रिस्पॉन्सिव है, ग्राउंड के ऊपर हमारा थानेदार है वो हर प्रॉब्लम को, लोगों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम लेके चले और उसकी सोल्यूशन को ढूंढे, तो अल्टीमेट लोगों को वहां से कनेक्ट करने की जरूरत है। मैं ये भी महसूस करता हूं कि आप देखिए
छोटी छोटी बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल थाना लेवल पे जो भी आदमी जाता है, अभी एक भय है लोगों के बीच में कि नहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने जाना है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वेरिफिकेशन है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। मतलब बहुत जगहों पे तो लोगों से हमें सिफारिशें आती हैं कि जनाब हमारा बंदा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने आ रहा है तो इसकी मदद करें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं लोग गलत नहीं है, कहीं ना कहीं सिस्टम में एक डर है। उस डर को खत्म करने की जरूरत रहेगी कि लोग जहां यूटिलिटीज पुलिस ने सर्व करनी है उन यूटिलिटीज में कनेक्ट करे लोगों को, कि जो भी आदमी वहां आता है कम से कम चक्कर लगे, फौरी तौर पे उसका काम हो और उसकी सेटिस्फेक्शन का हो, उसको किसी तरह से भी तंग ना किया जाए। और अगर कोई तंग करता है तो मैं कहूंगा कि लोगों को सीनियर लेवल पे जाके बताना भी चाहिए। जी डीआईजी साहब, इसी के साथ ही आपने जैसे आपने बोला कि आज कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए उसको 4-4 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो क्या ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? और पीछे हमने सुना भी था ये कि आज का युग जो है, आपने खुद ही कहा 21वीं सदी है, आज का युग जो है वो इंटरनेट का युग है, तो क्यों नहीं जो हमने सुना था कि कुछ थोड़ी सी नजर हमारे दर्शकों की भी डालिए, जो मॉडल पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे थे और यह सुना है कोई बनाया भी गया है, तो उनमें क्या ऐसी फैसिलिटीज हैं जिससे इमीडिएट इनका निवारण किया जाए? देखिए, जब हम मॉडर्न पुलिस स्टेशन, मॉडर्न चीजों की बात करते हैं तो बहुत सी चीजें हैं जी, लेकिन मैं कहूंगा प्रैक्टिकली कि जो हम इंटरनेट से कनेक्ट होके लोगों को फास्ट ट्रैक फैसिलिटी सर्विसेज देते हैं, उसी को मॉडर्न एक्टिविटी की बात करें, वही उसी को। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी देखिए हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, CCTNS। CCTNS जो है वो एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, इस वक्त फेज 2-3 में वो खड़ा है जी। कोशिश की जा रही है कि पुलिस का जितना सिस्टम है उसको 3 हिस्सों में इंटीग्रेट किया जाए, कि थाने पे क्या हो रहा है उसको मॉनिटर कैसे किया जा रहा है ऊपर, और अल्टीमेटली उसमें जो फास्ट डिस्पोजल डालने का एक ऑटो सिस्टम लाया जा रहा है। जब हम उस सिस्टम पे कामयाब होंगे तो जो भी इशू थाने में आएगा यूं ही वो एनालिस्ट होगा कंप्यूटर पे, इट विल बी इन द नोटिस ऑफ एवरीबॉडी, तो वो ऑटो फास्टिंग मिलेगी। लेकिन अभी वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल ठीक, क्योंकि उस पर निगरानी सीनियर ऑफिसर्स की होगी। जी, ये तो रहा हमारी लॉ एंड ऑर्डर की बात। अब हम बात करें, क्योंकि आपके पास ट्रैफिक की कमान भी है जम्मू पूरे प्रोविंस की, तो अहम सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस समय गाड़ियों की तादाद जो है हमारे, खासकर जम्मू सिटी की बात करें तो वो ज्यादा है और सड़कों की कैपेसिटी बहुत कम है, तो किस तरीके से आप उसको सही सुचारू रूप में चलाने की अपनी एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं? देखिए, ये जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, समहाउ समाज का बहुत से लोग, बहुत सी एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन आप सिर्फ हर एक आदमी, वो है सरकार है, आम आदमी है, ऑपरेटर है, कंज्यूमर है, ट्रैवलर है, पुलिस को देखता है कि हर प्रॉब्लम ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, दे हैव टू डू इट। मैं ये कहूंगा गुप्ता साहब, हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम ट्रैफिक की बात करते हैं, ये एक छोटा महकमा दिखता है लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जी बिल्कुल। इस प्रॉब्लम में देखिए, पहले तो ये है कि इश्यूज क्या क्या है। आपने रोड की बात की, रोड बनाना, रेज करना, बढ़ाना, घटाना, इसमें पूरी सरकार इन्वॉल्व होती है। सो ट्रैफिक का कोई लेना देना नहीं है उस रोड से। अब वो रोड जितना है उस पर ट्रैफिक कैसे चलनी है, उसमें भी आप देखिए कितने लोग इन्वॉल्व हैं। आपके शहर में लाइट्स लग गई जी, वो लाइट्स पिछले 6 महीने से मैंने जितनी कोशिश हो सक रही है कि ये चले, इनको चलाने की कोशिश की जा रही है, चली, ऑपरेट हुई। अब इस लाइट को चलाने जो है आप समझते हैं पुलिस का काम है, जबकि ये म्यूनिसिपैलिटी की प्रॉपर्टी है। वहां जेब्रा क्रॉसिंग लगनी है, वहां रोड टूटा है उसकी रिपेयर होनी है, लाइट खराब हो जाती है उसको ठीक होना है, उसका बिजली कनेक्शन खराब हो जाता है, बिजली वाले को आना है। दिस ऑल इज अटरली ए सेपरेट बेबी किसी और डिपार्टमेंट का। वैसे जैसे आपने लाइट की बात की, तो आप ये नहीं समझते कि ये जो लाइट्स लगी हैं पुराने बाबा आदम के जमाने की लगी हैं, जो आज वेल इक्विप्ड लाइट लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी? देखिए, मैं पहले कभी ट्रैफिक में नहीं रहा और मैं इन लाइट्स के सिस्टम को देखा भी नहीं कि ये क्या है, बट अब मैं कोशिश कर रहा हूं देखने की। जो आप पॉइंट कह रहे हैं मैं इसको देखना चाहता हूं कि वाकई ये ऐसा ही है। अगर ये पुराना है तो यस, आई मस्ट से कि फिर गलत है।
लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जो ट्रैफिक को डिसिप्लिन करने के लिए अपने शहर में जरूरत रहती है जी। वो ये रहती है कि हमारे शहर में हर एक आदमी दूसरे की गलती निकाल के कि वो गलत गाड़ी चला रहा है, गलत ड्राइवर है, उसने मोबाइल इस्तेमाल किया, उसकी पार्किंग ठीक नहीं है, हर एक चीज गलत है। खुद उसको अपना एहसास नहीं है कि मैं यही क्या क्या गलतियां करे जा रहा हूं। जी बिल्कुल। यहां जब भी आप शहर में, आपके शहर में ट्रैफिक की जब आप प्रॉब्लम कहते हैं तो आप अपेरेंटली सिर्फ जैमिंग की बात कर रहे हैं कि भाई साहब फास्ट मूवमेंट नहीं हो रही है, जैम है, पार्किंग नहीं है, इन सारी प्रॉब्लमों की सर नहीं, मैं सर ट्रैफिक की बात भी कर रहा हूँ, ट्रैफिक लाइट्स की भी बात कर रहा हूँ। मैंने बाबा आदम के जमाने की इसलिए कही क्योंकि कहा जाता है कि ट्रैफिक अब जिस रोड पे लोड ही नहीं है वहां भी जो सिग्नल है वो 80 सेकंड का है और जो चलने के लिए सिग्नल आता है तो सिर्फ 12 सेकंड का, क्योंकि उसके साथ सीसीटीवी कैमरास ऑपरेट होने चाहिए। जितना लोड है रोड पे उसी मुताबिक उस सिग्नल को देना चाहिए। क्या ये सही नहीं है? गुप्ता साहब, ये जो आप कह रहे हैं, यहाँ आपके शहर का कोई ऐसा सिग्नल नहीं है जहां एज ए डीआईजी मैं खुद जाके घंटों खड़ा नहीं रहा हूं। जी, हमने ये और जो लोगों की प्रॉब्लमें आती हैं उनको हमने हल करने का कोशिश किया जी। बट देखिए, जहां तक आप सिग्नल की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, पहली चीज तो कि इसका मॉडल क्या है, ये पुराना है, सही है, गलत है। मेरी खुद रिजर्वेशन है कि ये चल क्यों नहीं रहा है, इसको इतनी प्रॉब्लमें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। तो अब मैं इस डायमेंशन पे देखने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कितना पुराना है, क्यों नहीं चल रहा है। आया दिल्ली में अगर लगे हैं वो भी ऐसे होते हैं कि दिन के आधा दिन खराब रहते हैं, आधा दिन चलते हैं। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट। तो वो मैं लोगों को अश्योर करता हूं कि अगर ये पुराना है, देखेंगे, उसमें जो भी होगा अपडेट करने की कोशिश। अपडेट क्या, फिर इसमें मसला है ना कि आखिर क्यों है ये पुराना। जी बिल्कुल सही। समय की नजाकत को देखते हुए आखिरी में हम आपसे ये चाहेंगे कि आप हमारी जनता को क्या कहना चाहते हैं जिससे हम लोगों के लिए कुछ अच्छा हो सके। देखिए, एज ए डीआईजी जम्मू में लोगों को, सभी इन तीनों जिलों के लोगों को मैसेज देता हूं आपकी वसातत से कि जो भी प्रॉब्लम होती है वो जाके लॉ एंड ऑर्डर में खड़ी हो जाती है। कहीं भी कोई भी इशू है तो हम हर एक प्रॉब्लम, जब लोग लॉ एंड ऑर्डर करते हैं तो उस प्रॉब्लम को डील करने चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूं कि मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं वो प्रॉब्लम में डायरेक्ट भी हमें कॉल किया करें कि भाई साहब ये प्रॉब्लम है, हमारी मदद करें। हो सकता है, जैसे देखिए कि आपका नेशनल हाईवे यहां से कठुआ तक 10 जगहों पे दिन में बंद होता है। हाँ जी, क्यों बंद हुआ है? पानी नहीं है। मैंने वहां भी जाके लोगों से बात किया कि आप, हो सकता है आपके नेशनल हाईवे 2 घंटे बंद करने से भी पानी ना आए या पानी आने में देर लगे। जी बिल्कुल। आप बराह रास्त मुझे कॉल करें, जो भी प्रॉब्लम है ऐसी, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मैं चीफ इंजीनियर साहब से, बाकी लोगों से, इंजीनियरों से, ग्राउंड में जो आदमी काम करने वाले हैं उनको पूछूंगा। हालांकि आपका बनता नहीं है, लेकिन बनता है। मैं डीआईजी होने के मैं कहता हूं बनता इसलिए है कि आपने पानी नहीं दिया। मेरा कोई नहीं बनता कि मैं इंजीनियर को पूछूंगा तू पानी क्यों नहीं दे रहा है, लेकिन उसी वक्त बन गया जब बंदे ने आके रोड बंद कर ली तो मैंने तो उसको पूछना है कि भाई साहब तेरे पानी की क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम। इसलिए हर प्रॉब्लम जो लोगों की प्रॉब्लम है ये कनेक्ट हो रही है जाके लॉ एंड ऑर्डर में और जाके पुलिस के पास आ रही है। मैं इसलिए लोगों को हमेशा कहता हूं कि जो भी प्रॉब्लम है छोटी मोटी, रोड बंद करना लॉ एंड ऑर्डर करने से ज्यादा है कि आप ट्राई कर लें, डीआईजी तक पहुंचे, हो सकता है वो आपकी मदद कर सके तो हम आपकी मदद करेंगे, पहली चीज। दूसरा मैं ये कहूंगा कि ट्रैफिक की तरफ से लोग जो है, ट्रैफिक के रूलों में सबसे बड़ी बात ये, हम नहीं पूछते लोगों को कि आपने पार्किंग गलत क्यों की, आप जुर्माना भुगतिए। हम ये कहते हैं कि उस जगह पे पार्किंग मत करिए जहां से आप दूसरे की ट्रैफिक रोक रहे हैं। हमारे लिए वो एरिया अथॉराइज्ड पार्किंग है जो ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट ना रोके। तो इन दो बातों के चलते मैं ये कहूंगा कि इस पूरी रेंज में मैंने देखा कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन भी ठीक ठाक नोटिस होता है। सो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, इसमें जो है सोसाइटी की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो जिम्मेदारी से चले और उस क्राइम में जो है जितनी हम कमी ला सकते हैं उतना हम समाज को फरोग दे सकते हैं। वीमेन इज नॉट ए ओनली ह्यूमन बीइंग ऑफ वन पर्सन, इट इज ए इंस्टीट्यूशन। ये माँ है, ये बहन है, बच्चों को पालना है, बच्चों को बड़ा करना है, पढ़ाना है, तो उनकी जिम्मेदारियां बहुत हैं। उन जिम्मेदारियों को देखते हुए लेट अस रिस्पेक्ट वीमेन इन ए विगर वे एंड लेट अस हेल्प देम
to we have a better way of life. जी बिल्कुल बिल्कुल अशकुरवानी साहब, आपने बहुत बढ़िया बातें जो अपने मैसेज के जरिए कही, हम इससे बिल्कुल सहमत हैं और लोगों से भी यही कहते हैं कि अगर वो इन चीजों पे इम्प्लीमेंट कर लें तो जरूर हमारी कई हद तक परेशानियां दूर होंगी। दर्शकों, इसी के साथ आपसे विदाई लेते हैं। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।